स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी रेगुलर जो पॉलिटी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोग अपनी पूरी यात्रा करते करते अब आ चुके हैं राष्ट्रपति के महाभियोग पर। तो एक जो पूरा हमने एक अभी तक का जो रास्ता तय किया है वो आप लोग एक बार रिवाइंड कीजिए अपने अपने माइंड में कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है उसमें हमने उद्देशिका को पढ़ा है, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर भाग 1 को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा है। भाग 2 को समझा है, जो नागरिकता है, इतना बड़ा इशू है और इतना अच्छा कंसेप्ट है, और उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 को भी पढ़ा है कि कैसे कोई नागरिकता हमारे देश की प्राप्त कर सकता है, या उससे पहले जो नागरिकता का भाग 2 में जो जिक्र किया गया वो कैसे किया गया, वो सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। और मैं आशा करता हूँ कि इनसे भी जो कोई अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, अगर आपने अच्छे से उनको पढ़ा है, एक एक शब्द को अपने नोटबुक में तैयार किया है, नोट डाउन किया है, तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। इसी तरीके से भाग 3 को हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। जो हमारे मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं, उनके लिए मैंने 6 अलग अलग वीडियोज बनाई है। इनफैक्ट एक वीडियो तो अलग ही बनाई है कि मूल अधिकार और जो अनुच्छेद 12 और 13 है उनका क्या कंसेप्ट है, कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो एक जर्नी जो है, हमारी जो यात्रा है मूल अधिकारों तक पहुंची, और फिर उसके बाद हमने देखा कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा गांधीवादी है, कौन सा समाजवादी है, कौन सा उदारवादी है, या किस अनुच्छेद में क्या बोला गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूसीसी को पूछ लेता है, शिक्षा को पूछ लेता है, और जो कामगार हैं यानी कि जो लेबर हैं उनको भी पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रेगुलर हम लोग कवर करके आए हैं। भाग 4A को भी हमने किया है, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आए हैं जो संघ एवं उसकी कार्यपालिका है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक का जो भी कंसेप्ट हमने इसमें भी पढ़ा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसको जो है एक सरल भाषा सही तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है, काउंटिंग कैसे होती है, निर्वाचक मंडल क्या होता है, ठीक है, या उसकी प्रक्रिया क्या, पूरा फुल प्रक्रिया क्या, प्रोसेस क्या है, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिया। तो ये जो हमारी क्लास चल रही है ना, बहुत ही एक बेस्ट क्लास चल रही है। बस ये चाहिए कि सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको और भी क्लासेस जो है जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएंगी, लेकिन ज़रूरी है कि सपोर्ट कीजिए। आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो यानी कि जो क्लास है कुछ सीख पा रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे ना, महाभियोग की बात करेंगे। जो हम लोग कल की क्लास में हमने आर्टिकल 60 तक की बात कर ली थी। एक दिन का गैप ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी मौसम खराब था यहाँ पर। जो अरेबियन सी में, अरब सागर में ताउते नाम का जो एक चक्रवात है वो आया था, और तूफान आया था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो पूरा एरिया है महाराष्ट्र गुजरात वाला, और वहाँ से होते हुए जो हवाएं हैं, या जो कहा जाए कि जल से भरी हुई हवाएं हैं, बादल हैं जो अरब सागर से उठे हैं तूफान के साथ, वो हमारे यहाँ तक आए, नॉर्थ इंडिया तक, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बारिश की। अब इस वजह से क्या हुआ कि मैं यहाँ अपने स्टूडियो में नहीं आ पाया रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं घर पर ही फंस गया। इसी वजह से एक दिन का जो है हमारा ये गैप हो रहा है क्लास का। तो मैं आशा करता हूँ कि हम आगे कंटिन्यू इसी तरीके से रखेंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे आगे कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो क्या है। उससे पहले आर्टिकल 60 तक हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई जो हमारी पिछली क्लास हुई थी। चलिए, तो राष्ट्रपति का महाभियोग, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई ये जो कंसेप्ट है राष्ट्रपति का महाभियोग है ना, इसको संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया, आर्टिकल 61 में बताया गया। साफ और सीधी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर महाभियोग की बात करें तो ये जो महाभियोग है जो आर्टिकल 61 में हमें देखने को मिलता है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? ये लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। देखो कई लोग जो है इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लिखते हैं, तो राष्ट्र नहीं है, ठीक है, राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने आप लोगों को जब भाग 1 पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि राज्य कैसे है, क्योंकि ये राज्यों के भी समझौता है। लेकिन हमारा जो देश है, यानी कि जो हमारा प्यारा देश भारत है, वो राज्यों के बीच समझौता नहीं है, वो एक देश है, और उसमें जो राज्य बनाए गए हैं वो प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं, ना कि उनके बीच समझौते का परिणाम है हमारा देश, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगर अमेरिका में इसका कंसेप्ट देखें तो देखो आर्टिकल 61 का यूज जो है अभी तक हमारे देश में हुआ ही नहीं है।
है ना। हमारे देश में इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है अभी तक कि भाई राष्ट्रपति पर अतिक्रमण हो गया, या लगाया किस आधार पर जाएगा, लगाया किस आधार पर जाता है हमारे देश में लगाया जाएगा यदि संविधान का उल्लंघन कर देते हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करें, संविधान का उल्लंघन कर दें, संविधान का उल्लंघन, उन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया किसी भी विधि का, अच्छी विधि है क्योंकि उनको संविधान, उन्होंने शपथ ली थी, मैंने आपको बताया था शपथ इनका किस आर्टिकल में है शपथ, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आप लोग। तो शपथ जो मैंने बताया था उसमें एक शपथ ये लेते हैं ना कि विधि के अनुसार वो काम करेंगे, उसके अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। तो संविधान का जो उल्लंघन है वो कर दिया है, संविधान का अतिक्रमण कर दिया, यानी उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी हो गई उनकी वजह से। तो क्या हो गया कि इस वजह से राष्ट्रपति पर महाभियोग हमारे देश में लग जाएगा। तो अभी तक जो है ऐसा किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, अभी भी जितने भी राष्ट्रपति बने हैं हमारे, तो उन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं चलाया गया है। आर्टिकल 61 का इस्तेमाल अभी तक हमारे यहाँ हुआ नहीं है ना। लेकिन अमेरिका में अभी हमने देखा कि आपने लोग न्यूज़ सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई वहाँ पर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए अमेरिका के इतिहास में, तो अमेरिका के इतिहास में 3 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, 3 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन पर महाभियोग चलाया गया। अगर आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो आपको इनकी पिक्चर दिख जाएगी। जैसे कि सबसे पहले जिन पर महाभियोग चलाया गया था अमेरिका में, एंड्रयू जॉनसन, 1800 कब चलाया गया था, 1868 में चलाया गया था। तो इसमें जो एक है एंड्रयू जॉनसन है, एंड्रयू जॉनसन जिन पर 1868 में पहली बार चलाया गया था। इसके बाद थे बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन जो हैं इन पर जो चलाया गया था महाभियोग, ये चलाया गया था 1998 में चलाया गया था। फिर इसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तीसरे पड़े, डोनाल्ड ट्रंप तीसरे राष्ट्रपति बने जिन पर 2 बार चलाया गया है, ठीक है। 2019 में भी चलाया गया और दिसंबर 2020 में भी चलाया गया, जो अभी इलेक्शन हुए थे अमेरिका में तो भी चलाया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिनके विरुद्ध 2 बार महाभियोग लाया गया, ठीक है। मतलब देख लो कितना, मतलब ऐसा वहाँ पे एक तरीके से कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप का रूल इतना बेकार रहा कि उन पर 2 बार महाभियोग लाया गया, वहाँ की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसको वहाँ उनको हटाने के लिए। और ये तीनों ही जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाए गए। हालांकि एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन वाला जो मामला है वो सीनेट में जाकर खत्म हो गया, यानी कि वो पारित नहीं हो पाया और ये लोग अपने पद से नहीं हटे। तो यानी कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 लोग ऐसे हैं, 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिसमें आप चित्र में देखेंगे तो एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन है एक, और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप है, तीसरे डोनाल्ड ट्रंप है। तो 3 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक महाभियोग लाया जा चुका है अमेरिका में, ठीक है। और एकमात्र राष्ट्रपति हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप है, एकमात्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके विरुद्ध जो है 2 बार महाभियोग लाया गया, कहाँ, अमेरिका में। तो हम यहाँ पर देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं, 3 ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया है। तो वहाँ की जो संसद है ना, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, एक बार ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए, कहाँ पे लाया गया, अमेरिका की संसद में लाया जाएगा। तो संसद में जो लाया गया है वो वहाँ की संसद का क्या नाम है, वहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है। वहाँ की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ की संसद को संसद कहते हैं, संसद एक नाम है, एक पार्लियामेंट हम बोल रहे हैं, है ना। ऐसी ब्रिटेन के भी जो जहाँ पे विधायिका है उसको क्या बोलते हैं, संसद ही बोलते हैं। हमारे यहाँ की केंद्रीय विधायिका को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। वहाँ की केंद्रीय विधायिका को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस किसी पार्टी का नाम नहीं है। और जैसे हमारे यहाँ 2 हाउस हैं यानी कि 2 सदन है, उसी तरीके से वहाँ पर भी 2 सदन है। कौन कौन से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, ये 2 सदन होते हैं। सीनेट जो है वो जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, जिसे अपर हाउस बोलते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे राज्यसभा की तरह वहाँ अमेरिका में क्या सीनेट है। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे यहाँ की लोकसभा की तरह है, जो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, 2 हाउस होते हैं वहाँ पर भी। तो ये हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो अब देखिए मैं आपको अमेरिका का पहले क्यों बता रहा हूँ, हम तो भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ने वाले थे, हम कहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति पहुँच गए। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ये और हमारा जो हमने यहाँ से लिया है, इस विचार को लिया है, तो कुछ ना कुछ समानता तो होगी, तो उस समानता को अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसी बहाने आप अमेरिका
अमेरिका के संविधान में जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया को भी थोड़ा बहुत समझ ही लेंगे। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसी तरीके से आर्टिकल 61 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं या उसका अतिक्रमण करते हैं तो ये भी जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो संसद जो है हमारी, वहाँ पे 2 सदन है, संसद के किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है। और महाभियोग चलाने की शक्ति किस में निहित है? महाभियोग चलाने की शक्ति जो है वो संसद में ही निहित है। संसद को ही इसकी शक्ति दी गई है कि वह राष्ट्रपति को पद से हटाए। और यह जो शक्ति है इसे अर्ध न्यायिक शक्ति कहते हैं, या कहा जाए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियली। इसमें एक न्याय किया जाता है ना, एक तरीके से ये प्रमाणित किया जाता है, सबूत वगैरह सारे प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं कि भाई इन्होंने गलत काम किया है, यानी क्या संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है, वो सारी चीज़ों को देखा है। तो संसद के किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। संसद में किसी भी सदन में लाने के लिए क्या शर्त है? एक शर्त होती है। शर्त क्या है? शर्त ये होता है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व का नोटिस जारी किया जाता है। 14 दिन पूर्व का नोटिस जारी किया जाता है। और इस नोटिस पर क्या होता है? इस नोटिस पर ऐसी थोड़ी नोटिस जारी कर दिया जाएगा, वो नोटिस जारी करने की भी एक प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया दी गई है? कि संसद के जो भी संसद के कुल सदस्य संख्या का, जो भी संख्या है कुल सदस्यों की, उसका 1/4 हस्ताक्षर, 1/4 जो सदस्य हैं वो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए उस पर, कि नोटिस पर। किस पर? नोटिस पर सिग्नेचर होना चाहिए, 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। अब 1/4 सदस्य अगर सिग्नेचर करेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि हाँ मामला गंभीर है। तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, देश की एकता और एक अखंडता का, सुदृढ़ता का प्रतीक है, तो उसको हम ऐसे थोड़ी ना पद से हटा देंगे। तो यहाँ पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। संसद की कुल सदस्य संख्या, किसका? ये ध्यान रखना है, संसद की कुल सदस्य संख्या का। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे आ जाता है कि जिस सदन में लाया जाता है उस सदन की 1/4, तो यहाँ पे उस सदन से नहीं, यहाँ पे मतलब पूरे संसद है, यानी जो हमारे जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है, उन दोनों के ही जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या का 1/4 का जो है हस्ताक्षर यहाँ पर इस नोटिस पर होना चाहिए। अब ये नोटिस जारी कर दिया गया कि चलो ठीक है, अब जो है राष्ट्रपति जी को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि आप जो है अपना तैयारी कर लो कि अब जो है आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब जिस सदन में है ना, जिस भी सदन में क्या लाया गया है? महाभियोग लाया गया है। यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो महाभियोग का जो आरोप है, आरोप यानी कि जो महाभियोग लगाया गया है जिस भी सदन में, उस सदन के कुल संख्या है ना, देखिए यहाँ पे याद रखिए, कुल संख्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कुल संख्या का कितना हो? 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होता है। संकल्प पारित होता है। ठीक है, अगर क्या हो कि जिस भी सदन में महाभियोग लाया गया है, अब इस चीज को ऐसे समझिए, देखिए संसद में हमारे कितने सदन है ना? 2 सदन है, लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो मान लीजिए कि महाभियोग की जो प्रक्रिया शुरू की गई वो किस सदन में शुरू की गई? राज्यसभा में शुरू की गई। ठीक है, तो राज्यसभा के जो कुल मेंबर्स हैं, कुल सदस्य हैं, ठीक है, कितने? कुल सदस्य यानी कि जो टोटल मेंबर्स हैं उनका कितना? 2/3 2/3 के बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया अगले सदन में जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कुल सदस्य का जो टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर्स कितने हैं अभी कहां पर? सदन में। जो कुल सदस्य संख्या, कुल संख्या कितनी है? 245 है। तो उनका जो है 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना
चाहिए। तो इस संख्या का, चाहे अब वहां पे कितने भी बैठे हों, ये नहीं कि सभी लोग उपस्थित होंगे, उपस्थित सदस्यों का नहीं बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया, कुल संख्या का, यानी जो टोटल मेंबर्स हैं उनका, ठीक है, उनका कितना हो, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या जो है उनका जो है बहुमत से पारित होना चाहिए, कितना, 2/3 से। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए माइंड में, कोई कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए। कोई डाउट बचे तो क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा, तो मैं अगली क्लास में उसका आंसर आपको दूंगा। तो यहाँ पे महाभियोग ये हो गया। अब राज्यसभा, यहाँ पे हमने राज्यसभा मान लिया है कि राज्यसभा में लाया गया है, तो राज्यसभा से अब यह कहाँ जाएगा, अब ये पारित होकर, ये संकल्प अब पारित हो गया, अब पारित होकर ये कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, है ना, यानी कि दूसरे सदन में गया। अब दूसरे सदन में क्या होगा, दूसरे सदन में भेजा जाता है किसके लिए, जांच के लिए, जांच करेगी दूसरी सदन, क्या करेगी, इसकी जांच करेगी। इसके लिए कमेटी बैठाएगी कि जो भी वो प्रमाण रखे गए हैं, सबूत रखे गए हैं, वो सभी सबूत सही है या नहीं है, गलत है, कहीं गलती से तो नहीं फंसाया जा रहा है, या कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है राष्ट्रपति जी के विरुद्ध, तो जांच करेगी, जांच करेगी, वो कमेटी बनाएगी, कमेटी जो है उसकी जांच करेगी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति को इस दूसरे सदन में क्या होगा, अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, ठीक है, अपना पक्ष रखेंगे राष्ट्रपति जी, पक्ष रखेंगे, पक्ष रखने का जो है उनको अधिकार होगा, अपना अभी तो वो साइड रखेंगे कि भाई मेरा ये नहीं है, मैंने, मेरे ऊपर ये गलत आरोप लग रहा है। अब ये पक्ष रखने के लिए स्वयं भी आ सकते हैं या अपने प्रतिनिधि को भी किसी को भेज सकते हैं, किसको, अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं या फिर स्वयं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा सदन है वो जांच करेगा आरोपों की, पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति जी को बुलाएगा कि आप जो है अपना पक्ष रख लीजिए आकर, या फिर जो आपका कोई प्रतिनिधि हो तो उसे भेजिए। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, वो खुद भी जा सकते हैं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं कि भाई जाओ तुम जो है मेरा पक्ष रख के आओ। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाए, मान लेते हैं आरोप, लोकसभा ने भी क्या किया कि उसे लगता है कि भाई बिल्कुल आरोप बिल्कुल सही हैं, और जो भी जांच हुई है वो रिपोर्ट अब रखी जाएगी, राष्ट्रपति का पक्ष भी सुन लिया गया, और ये सदन ये सब सुनने के बाद इस सदन में अब वोटिंग होगी। अब इस सदन के भी कुल संख्या का, किसका, कुल संख्या का 2/3 बहुमत से, कितने से, 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है संकल्प, क्या हो जाए, संकल्प पारित हो जाए। अब पारित हो जाएगा तो क्या होगा कि राष्ट्रपति को जिस दिन संकल्प पारित हुआ है उसी दिन से क्या होगा, अपना पद छोड़ना होगा, राष्ट्रपति जी को गुड बाय बोलना होगा कि बाय बाय, ठीक है, अब जो है आप राष्ट्रपति के पद पर बनने लायक नहीं रहे। तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल और सटीक चीज है, क्लियर है। तो आर्टिकल 61 में संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। और शर्त क्या रखी गई है कि जिस भी सदन में लाया जा रहा है, ठीक है, शर्त क्या रखी गई है कि जो भी सदन में लाया जा रहा है तो वहाँ पूरे संसद का ये कर्तव्य है कि 14 दिन पूर्व का नोटिस जारी करें, और संसद जो है कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जो है, संसद के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जो है किस पर होने चाहिए, नोटिस पर होने चाहिए। अब उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया जिस भी सदन में शुरू की गई है उसकी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित हो जाता है तो वह उस सदन से पारित माना जाता है और फिर अगले सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में गया तो वहां पे कुल सदस्य, वहां क्या होगा, पहले सबसे पहले जांच की जाएगी, आरोपों की जांच की गई, फिर क्या हुआ कि पक्ष रखने को कहा जाएगा राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं भी रख सकते हैं, प्रतिनिधि के रूप में भी रख सकते हैं, कोई प्रतिनिधि आकर रखे उनका। इसके अलावा अब जब यह जांच हो जाए, ये सारी प्रक्रिया हो जाए, तो उसके बाद दूसरा सदन क्या करे कि 2/3 बहुमत से पारित कर दे, किसको, संकल्प को पारित कर दे। तो राष्ट्रपति जी को अब क्या करना होगा, गुड बाय बोलना पड़ेगा कि बाय बाय टाटा, राष्ट्रपति भवन को बाय बाय टाटा बोलना पड़ जाएगा। तो हालांकि ऐसा कोई अभी तक हमारे देश में घटना घटित नहीं हुई है कि हमने जो है आर्टिकल 61 का यूज किया है या फिर हमारी इस पार्लियामेंट ने आर्टिकल 61 का यूज किया। अगर इसकी तुलना हम अमेरिका से करें तो अमेरिका ने अपने यहाँ के महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका 3 बार इस्तेमाल कर लिया है, कह सकते हैं 4 बार इस्तेमाल कर लिया है। कैसे, 2 बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया और 2 ये बिल क्लिंटन और एंड्रयू जॉनसन तो पहले से है ही है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया है। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि चुनाव की
प्रक्रिया में कुछ लोग हिस्सा लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, कुछ जो खास लोग होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है किसकी? संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि संसद की है। इस बात को ध्यान रखना, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्या बोला है कि ये संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। किसकी है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है किसकी? संसद की। तो ये केवल और केवल इसमें जो भाग लेंगे, केवल संसद के सदस्य भाग लेंगे। किसके सदस्य भाग लेंगे? केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। अब संसद के सदस्य केवल भाग लेते हैं, यानी कि इसमें मैं इसको इधर लिख देता हूं, आप लोग जो है समझ लिए। चलिए मैं दूसरा जो है कलर का मार्कर ले लेते हैं ना, तो ये चल रहे हैं या नहीं, थोड़ा सा इस पर संशय है मुझे, लेकिन देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही जो है भाग लेंगे, यानी कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है? संसद में संपन्न होती है। और इसीलिए ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है किसकी? संसद की। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी जांच होती है, पक्ष विपक्ष रखा जाता है, सारी क्रिया होती है इसमें। अब हम देखेंगे कि निर्वाचन में जो है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यों के सदस्य या राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो सिंपल से आप इसे भी चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया में, इम्पीचमेंट में, महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभाओं और यूटीज है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का भाग नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल है, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आसानी से समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 61 यानी कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो कैसे कैसे चलता है और कैसे कैसे आगे बढ़ता है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया गया है वो किस तरीके से होगा, कौन लोग इसमें भाग लेंगे, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 14 दिन के पूर्व का नोटिस किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए संसद की कुल सदस्य संख्या का। फिर महाभियोग की प्रक्रिया जिसमें भी लाया गया है तो उसमें भी विशेष बहुमत चाहिए 2/3 का। अगले सदन में जाएगा, जांच पक्ष रखा जाएगा 2/3, वहां पे अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति महाभियोग के पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि राष्ट्रपति का, अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, अब क्या हो गया कि अब यहाँ पर पद खाली हो गया। तो जब पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उसके बारे में किस में बताया गया है? तो आर्टिकल 62 में बताया गया। तो अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 62 की। 62 की, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा पूरा और नोट्स सही से बना रहे होंगे, इस बात की मैं आशा करता हूँ। आप सभी एग्ज़ाम्स में इन सभी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको ये लगे कि जीएस आ रही है आपकी और उसमें पॉलिटी का एक रोल है, तो वहाँ पर आप बड़े ही आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जो जॉब देने वाला एग्ज़ाम है, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है, और उसमें उसके सिलेबस में ये ना हो, ऐसा मुश्किल ही होता है। कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम होते हैं तो वो अलग ही होता है, लेकिन सभी जो नॉर्मल ही एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर जीएस है तो उसमें पॉलिटी ज़रूर होती है। भाई पॉलिटी हो भी क्यों ना, हमें अगर हमारे संविधान के बारे में नहीं पता है तो फिर क्या कैसे चलेगा, कैसे हम सरकारी एक नौकर के रूप में काम कर पाएंगे। तो राष्ट्रपति पद की रिक्तता है ना, कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तब क्या हो, और राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे खाली हो सकता है, किन स्थितियों में खाली हो सकता है, तो अनुच्छेद 62 में इस चीज़ को बताया गया। देखिए लगातार में 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, 62 हम लगातार चलते हुए आ रहे हैं कि आर्टिकल को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है
जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासें नहीं की हैं, मैं बार बार यही अनुरोध कर रहा हूँ आप लोगों से कि पिछली क्लास को कर लो। आप लोग जो हैं व्यस्त लोग हैं, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता होगा, लेकिन कर लीजिए, है ना, कि आप लोगों के लिए ही है, किसी पड़ोसी के लिए नहीं है कि पड़ोसी आके आपका पढ़ेगा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, अपने लक्ष्य को पाने का जुनून है, तो आप कीजिए, ठीक है। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आगे की चीज़ें अपने आप ही अपने समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले ज़रूरत होता है बेसिक कंसेप्ट का। जल्दी जो है हम लोग जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मूल विधि की क्लास जो है जल्दी ही शुरू करेंगे, लेकिन ज़रूरत क्या है, सपोर्ट की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने आप लोगों के सामने कई सारी क्लासेस को अनाउंस किया हुआ है कि इस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, लेकिन ज़रूरत क्या होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो क्लासेस शुरू नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पूरा कोशिश करूँगा कि जो एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनके लिए मूल विधि की एक क्लास शुरू की जाए। जो मूल विधि है, बेसिक लॉ है हमारा, उसकी क्लास शुरू की जाए। चलिए, लेकिन सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो यहाँ पर आर्टिकल 62, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में खाली हो सकता है। एक तो भाई उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, क्या हो, कार्यकाल पूर्ण हो जाए। कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, कार्यकाल पदावधि होती है 5 वर्ष के लिए, तो वो पूरा हो जाए। ये क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, है ना, त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र ये उपराष्ट्रपति को देगा। तो यहाँ से मुझे याद आया कि रानी बाटी जी का क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, तो जी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देता है। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को देगा, अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वह उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों अदला बदली करते हैं आपस में ही, ठीक है। इसके बाद क्या हो, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया गया हो, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया गया हो राष्ट्रपति, जो कि अभी हमने पढ़ा किस भाग, किस में है, आर्टिकल 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। अच्छे से समझिए, अभी हमने बहुत अच्छे से समझा है इसको। इसके साथ ही मृत्यु हो जाए, क्या हो, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, है ना, तब क्या हो। जैसे मृत्यु को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है अभी तक। अगर हम उसमें थोड़ा सा देखें तो एक जो है, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका मैंने जिक्र भी किया था, 1967 में राष्ट्रपति बने थे और 1969 में उनकी डेथ हो गई थी। और दूसरे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये इमरजेंसी के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं ने ही इमरजेंसी की घोषणा की थी 1975 की, लगभग 1976 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। तो 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हैं हमारे देश में जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये चीज़ें थी। तो एक धारणा ये बन गई थी कि जो भी मतलब मुस्लिम व्यक्ति अगर देश का राष्ट्रपति बनता है तो वह पद पर रहते ही पद पर रहकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन रहे थे तो तब ये बातें जो है एक कहा जाए कि चुटकुले के रूप में उठ रही थी, या फिर कहा जाए कि ऐसी मजाक में उठ रही थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखी जा रही थी, लेकिन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे, अंत तक रहे, उन्होंने पूरा कार्यकाल भी किया अपना। तो ये से केवल एक धारणा है, एक भ्रम है। वहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात बोली थी कि कुछ भी शुभ या अशुभ नहीं होता है, जो भी होता है वो पृथ्वी के अपने गति पर निर्भर करता है। यानी कि जब तक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तब तक सब कुछ शुभ है। जिस दिन पृथ्वी ने अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दिया उस दिन सब खत्म है, क्योंकि भाई पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे गुरुत्वाकर्षण के लिए, हमारे पूरे वातावरण के लिए। तो उन्होंने इस बात को यहाँ पे कहा था, और बहुत ही एक अच्छी बात यहाँ पर हमें ये सुनने को मिलती है। इसके अलावा अगर और कैसे पद से हट सकता है, इसके अलावा अवैध रूप से पद ग्रहण कर ले, कोई अवैध रूप से पद ग्रहण कर ले, ठीक है, या फिर उसकी योग्यता ना हो, योग्यता ना होने पर
है ना, वो योग्य नहीं है, किसी भी तरीके से उसने गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए और राष्ट्रपति बन गया है, तो वो अवैध रूप से मतलब कि किसी भी तरीके से वोटिंग में गड़बड़ी कर ली है और किसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है कि उसके इलेक्शन को कैंसिल कर दिया है, तो वो पद से हट जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में अच्छे से बताया है इन सब के बारे में एक बार फिर से। इसके अलावा जो कार्यकाल रहा है, आर्टिकल 62 में हम देखते हैं कि कार्यकाल हट जाए तब पद का खाली हो जाता है, त्याग पत्र से हो जाता है, महाभियोग से हो जाता है। ठीक है, और मृत्यु के कारण हो जाए, अवैध रूप से हट जाए, या योग्यता के कारण हो जाए। अब यदि ये लोग इसी कारण से, राष्ट्रपति जी इनमें से किसी भी एक कारण से पद से हट जाते हैं, तब कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, यानी कहा जाए कि जो राष्ट्रपति है उनके रूप में काम कौन करेगा। ठीक है, कौन काम करेगा, तो हम देखते हैं कि जो कार्यकारी राष्ट्रपति है, एक्टिंग कार्यकारी राष्ट्रपति है, उनके रूप में काम कौन करता है, काम करता है उपराष्ट्रपति। कौन, उपराष्ट्रपति। अब यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का कौन, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश। अब अक्सर ये भी प्रश्न बनता है कि ये ना हो तब, ये ना हो तो भाई जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो पद ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक बात बताई गई है कि अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे तो वो काम करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई होगा ही नहीं कोर्ट में, तो कोर्ट में कोई ना कोई तो होगा ही, वरिष्ठतम तो होगा ही, कोई ना एक भी व्यक्ति है तो वरिष्ठतम होगा ही। तो यहाँ पर जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में ये संकल्पना दी गई है। देखिए, अभी तक केवल एक बार ही ऐसा हुआ है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, वो थे जस्टिस हिदायतुल्लाह खान, जस्टिस हिदायतुल्लाह खान। ये जस्टिस एम हिदायतुल्लाह खान जो हैं, ये उन्होंने काम किया है। ये कब हुआ था कि वर्ष 1969 में, मैंने आप लोगों को बताया था 1969 में, जब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, जो वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उनसे पहले अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, 1967 में चुने गए थे, उनकी मृत्यु 1969 में हो गई थी। अब उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति होने की वजह से वो राष्ट्रपति के पद पर थे और काम कर रहे थे। अब उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देना था। तो अब यहाँ पर उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया, किसको, खुद को ही दिया, जो कि मैंने आपको एक स्टोरी पीछे बताई थी कि खुद को ही दिया, यानी कि खुद ही राष्ट्रपति बन के अपना त्यागपत्र भी लिया और उपराष्ट्रपति बन के इन्होंने पहले त्यागपत्र लिखा, साइन किया, फिर वहाँ राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति के रूप में उसे ग्रहण भी किया। तो यहाँ पर 1969 में वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया और ये पद हो गया खाली। ना तो उपराष्ट्रपति है इसमें इस समय, यानी उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति को। अब जब वो खुद ही उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है तो राष्ट्रपति भी नहीं है कोई वहां पे। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब देश को राष्ट्रपति तो चाहिए। तो उस समय उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो थे एम हिदायतुल्लाह। तो जो एम हिदायतुल्लाह हैं, ये उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उनको जो है पद दिया गया 20 जुलाई 1969 से। ये लगभग जो बने रहे अपने पद पर 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, लगभग 1 महीने या उससे थोड़ा सा कुछ दिन ज़्यादा तक राष्ट्रपति के पद पर ये इन्होंने काम किया। तो ये एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस है अभी तक भारत में, एम हिदायतुल्लाह, जिन्होंने जो है अपने राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, ना तो अभी तक इनके बाद ऐसी कोई घटना घटित हुई है, ना ही इनसे पहले ऐसी कोई घटना घटित हुई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और बहुत से कैंडिडेट ऐसे पूछते भी हैं
क्या जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति बन जाएं, या फिर जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति बन जाएं, तो क्या उनको वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो राष्ट्रपति के? तो भाई जब राष्ट्रपति बन रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनको वो सारे अधिकार मिल रहे हैं, यानी कि मतलब कि उनको सारी वो वेतन भत्ते वो सारे मिलेंगे, वो सारी उपलब्धियां मिलेंगी, वो सारे उन्मुक्तियां मिलेंगी, वो सारी पावर मिलेंगी जो एक राष्ट्रपति की होती है, क्योंकि वो एक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने यहाँ पे काम किया तो उनको वो सारे अधिकार, सारे राइट्स उनको ये प्राप्त होंगे। तो एम हिदायतुल्लाह जब कौन राष्ट्रपति बने, तब उनको जो है वो सारे राइट्स भी मिले, सारे अधिकार मिले, सारे मतलब वेतन भत्ते जो भी होते हैं वो सब मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और वेतन और भत्ते निर्धारित कौन करता है? पार्लियामेंट निर्धारित करती है, पिछली क्लास में बताया। तो ये जो वेतन और भत्तों को निर्धारित करने वाली बात है, ये किस में बताया गया, किस आर्टिकल में बताया गया, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए, क्योंकि पिछली क्लास में मैं इन सभी को अच्छे से बताकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन बड़े आराम से ऐसे ही पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का शपथ किस में है, राष्ट्रपति के का जो योग्यता है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है, ये बड़े आराम से पूछ लिया जाता है कि वेतन भत्तों को राष्ट्रपति किस में बताया गया है कि संसद निर्धारित करेगी। ठीक है, या फिर ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों को निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गई है, या कौन राष्ट्रपति के वेतन भत्तों को निर्धारित करता है। तो ये सारी जो है मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने पिछली क्लास नहीं अटेंड की है, तो मैं उनसे यही कहूँगा पिछली क्लास एक बार अटेंड कर लीजिए, फिर मत कहिएगा बाद में कि कुछ पढ़ा नहीं या हमने सीखा नहीं। क्योंकि बहुत शुरुआत में जब मैंने ये ऑनलाइन क्लास शुरू की या फिर यूट्यूब पर क्लास डालनी शुरू की, तो शुरुआत में तो बहुत से कैंडिडेट बड़े ही जोश में थे कि हाँ हम लोग करेंगे, और उन्होंने शुरुआत में किया भी। यानी कि कहते हैं ना कि शुरू में जोश बहुत ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद सब नीचे ग्राफ चला गया है उन सब का। और वो तो मुझे लग रहा है कि वो सब जो है अब सो चुके हैं, और वो तभी उठेंगे जब एग्जाम जो है सिर पर होगा। इतने लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग मेरे जो हैं कामयाब कैंडिडेट होंगे, और वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय का अच्छा फ़ायदा उठाया है, स्मार्ट वर्क किया है। लेकिन जो लोग सो चुके हैं ना, एक ग्राफ यहाँ था, वो ग्राफ नीचे जा चुका है एकदम से। और वो लोग अगर नहीं जगे अभी भी, अगर आपके दोस्त हो, मित्र हो, तो उनको जगा देना कि भाई जाग जाओ, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे स्थितियां जो है देश में अब सुधर रही हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो दूसरी लहर है कोरोना वायरस की, वो थोड़ी कम हो रही है। तीसरी लहर की बात हो रही है कि भाई आ सकती है, लेकिन उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार और जो डॉक्टर्स हैं हमारे। हालांकि स्थितियां तो बहुत बुरी हैं, लेकिन कहने को हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा, मतलब हमारे एक वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेट किए जा रहे हैं लोगों को। तो इससे क्या हो सकता है कि स्थितियां आप सुधर सकती हैं अगर इसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। हम नेगेटिव ही क्यों सोचें, हर बार पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि भाई आगे चल के जो है हम अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। और जहां थोड़ा सा सही हुआ कंडीशन, आप ये समझिए कि एग्जाम जो है ना एक के बाद एक धड़ाधड़ एग्जाम होंगे, और ऐसे होंगे कि आपको मौका भी नहीं मिलेगा तैयार होने के लिए। तब जो है ना अपनी मतलब एक तरीके से धोती उठाए भागते फिरोगे कि भैया क्या कर ले क्या ना कर लें। ठीक है, तो वहाँ जो लोग अभी सोए हुए हैं ना, जाग जाओ जल्दी से, है ना। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं आर्टिकल 32 तक ये चीज़ होती है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर्टिकल जो 63 है ना, आर्टिकल जो 63 है 66, हालांकि जो उपराष्ट्रपति वाला है ये मैं आपको और बता दूं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, वो आर्टिकल 65 में भी बताया गया। आर्टिकल 65 में इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, इसमें भी बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 62 के बाद, 62 के बाद जो आर्टिकल 63 आएगा, उसमें उपराष्ट्रपति के विषय में बात की गई है। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? उससे पहले हम लोग बात करेंगे जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसकी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का एक अलग सेगमेंट लेंगे, एक अलग क्लास लेंगे कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में बताया गया, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनको किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, इलेक्शन अगर होता है तो कैसे होता है, और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। वो सारी चीज़ें हमने उसको अलग क्लास में देखेंगे। तो 63 को हम बाद में देखेंगे और उपराष्ट्रपति को अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण पक्ष कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, है ना, वो क्या है और कैसे है, उस चीज़ को अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई राष्ट्रपति की शक्तियां तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, है ना, मिटाने का बड़ा एक थोड़ा सा झंझट सा भी लगता है ना। बस सपोर्ट करते रहिए, चीज़ें जो हैं फास्ट हो जाएंगी, और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें भाई, अनुरोध है ना, बड़ा सा अनुरोध है आप लोगों से। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ,
तो जी राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां जो है किसी एक आर्टिकल में नहीं बताई गई, अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्तियां बताई गई हैं। तो इसको हम समझने के लिए जो है क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं बताऊं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अनुच्छेद 100 किसमें 43 में। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, माफी 123 में है अध्यादेश, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये किसमें है 143 में है। तो 123 में अध्यादेश हो गया, 143 में। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति जो है वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, क्षमादान दे सकता है। तो ये अलग अलग आर्टिकल्स में बताए गए हैं। तो इन सबको एक जगह करने के लिए हम इनको जो है एक हेडिंग दे देते हैं और अच्छे से उनको समझते हैं। तो एक जगह एक एक हेडिंग में हो जाएगा और जो एक काम एक जैसे हैं वो एक हेडिंग में आ जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम शक्तियों को बांटने का प्रयास करें तो किन किन रूपों में बांटेंगे, जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां, नोट्स बनाते रहिए ऐसे ही बढ़िया से खूबसूरत से नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। मेरी राइटिंग तो बस ऐसी ही है, लेकिन आप लोग अपनी खूबसूरत राइटिंग में नोट्स बनाते रहिए। तो कार्यकारी शक्तियां हो गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विधायी शक्तियां होती हैं, कुछ विधायी शक्तियां हो गई। फिर वित्तीय शक्तियों पर बात करेंगे कि वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं राष्ट्रपति की, है ना, वित्तीय शक्तियां। तो जो वित्तीय शक्तियां हैं विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हो गई, विधायी शक्तियां हो गई, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वीटो शक्ति, है ना, वीटो पावर क्या होती है, वीटो शक्ति अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वीटो शक्ति हो गया, ठीक है। क्षमादान शक्ति हो गई, क्लियर है, क्षमादान शक्ति हो गई, आपातकालीन शक्ति हो गई, इसको भी देख लेंगे। तो ये जो है लगभग कुछ ऐसे हम बांट लेते हैं। कार्यकारी शक्ति में क्या क्या होगा, विधायी शक्ति में क्या क्या होगा, या वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी होगी, जैसे कि वित्त विधेयक को लेकर, धन विधेयक को लेकर शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियों में हम लोग देखते हैं क्षमादान करने की शक्ति हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो गई। आपातकालीन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसको हम लोग जो है पहले डिस्कस कर लेंगे, इसको यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से विधायी शक्तियों के बाद डिस्कस कर लेंगे वित्तीय शक्तियों में, या फिर यहाँ पर न्यायिक शक्तियों में। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन देखेंगे उसी के साथ वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपातकालीन शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 352, 356 और 360। तो ये क्या है, 365 का भी जिक्र करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको अब हम देखेंगे। तो इसमें जो है पहले जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, कार्यकारी शक्तियां देखेंगे। क्या देखेंगे, कार्यकारी शक्तियां। तो जी जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है, इसको मैं बाकी को मिटा देता हूँ। आप लोगों ने लिख तो लिया ही होगा, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए, कार्यकारी शक्तियां। तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है, क्या कहा गया है, कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और वह इन शक्तियों का उपयोग स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कर सकता है, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो ये 53 में बताया गया है। इसी तरीके से कार्यकारी शक्तियों में ही जो एक अनुच्छेद 74 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श के लिए, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो मंत्री परिषद के अन्य मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किसकी अनुशंसा पर, किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और मैंने पीछे आप लोगों को बताया था जब मैंने संसदीय शासन व्यवस्था को आपको पढ़ाया था, पहली जो क्लास ली थी इसमें भाग 5 की राष्ट्रपति को शुरू करने से पहले संसदीय शासन व्यवस्था को पढ़ाया था,
तो मैंने बताया था कि मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है, जो सलाह होता है या परामर्श होता है, सलाह भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो सलाह हो या परामर्श है तो उसको जो है राष्ट्रपति को मानना होता है, और मंत्रिपरिषद की जो सलाह है, या कहने को तो सलाह होती है और लेकिन वो बाध्यकारी होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कौन सा संविधान संशोधन में ऐसा कर दिया गया था, 42वें और 44वें संविधान संशोधन में इसको स्पष्ट रूप से बता दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि जो एक सलाहकारी शक्ति होती है, पावर होती है, वो इसमें होती है। और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो शासन संबंधी सभी कार्य है ना, शासन के जो कार्य होते हैं, कार्य वो किसके नाम से होते हैं, नाम किसका यूज होता है, नाम होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से शासन के सभी कार्य होते हैं, यानी देश के जो भी कार्य होते हैं, शासन संबंधी जो भी कार्य हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन करते कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो नामिक होता है, नामिक शासक है, और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक शासक है। वास्तविक क्या है, शासक है। तो इस चीज को मैंने स्पष्टता आप लोगों को पीछे भी क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जो है वो कुछ अंतर्राज्यीय समितियों का कार्य करता है, या अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना भी करता है। लेकिन उससे पहले एक बात और, कि जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत, कई लोग ऐसे पूछते हैं क्या होता है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा ठीक से काम नहीं कर रही है, मंत्रिपरिषद ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसको विघटित कर सकता है, खत्म कर सकता है ना। तो प्रसाद पर्यंत का एक मतलब ये होता है कि प्रसाद पर्यंत यानी कि एक अनुकंपा पर, राष्ट्रपति की अनुकंपा पर वो लोग नियुक्त हुए हैं। हालांकि ये कहने की बात होती है, होता तो नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन प्रसाद पर्यंत होता है। तो ये लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो शब्द है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषदों की भी स्थापना करते हैं। ठीक है, ये भी कार्यकारी शक्तियों में ही आता है, उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है नोट डाउन करते रहिए, साथ में कागज पेन पेंसिल जो भी है अपना निकाल के रखिए, कॉपी वॉपी है ना, नोट डाउन जल्दी जल्दी करते रहिए ताकि चीज़ें हम फटाफट कर सके। तो राष्ट्रपति जो है कार्यकारी शक्तियों में ही हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को आवश्यक लगता है कि अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की जाए, परिषदों का गठन करते हैं, ये पावर इनके पास है। अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन की शक्ति जो है इनके पास है, जो कि संविधान के, जो कि किसमें बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 263 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन कर सकते हैं, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन कर सकते हैं। और इस परिषद का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है केंद्र, राज्य और जो राज्यों के बीच, राज्यों के मध्य क्या हो, एक सहयोग और समन्वय स्थापित हो सके, कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके, सहयोग और समन्वय। मतलब कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करें। मान लिया कि कोई एक प्रोडक्ट जो कि एक राज्य में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में ही उसका उत्पादन होता है और वो हरियाणा में नहीं होता है, तो हरियाणा वालों को अगर चाहिए, तो मान लिया उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार है, हरियाणा में दूसरे पार्टी की सरकार है, तो इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि हम दोनों की पार्टी अलग है, हम तो नहीं जाने देंगे वहां पे, तो ये गलत होगा, है ना। तो एक कोऑर्डिनेशन हो, एक समन्वय हो, एक सहयोग से आगे की तरफ बढ़े, एक सहकारिता हो, एक दूसरे के साथ सहयोग से करें, ऐसे केंद्र और राज्यों के बीच में अच्छे संबंध हो, इस चीज को लेकर जो है अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाता है, जो कि किसमें है, संविधान के अनुच्छेद 263 में है। अच्छे से ध्यान से कर लेना, आंखों में जो है, आंखों से पिक्चर खींच लेना, है ना, दिमाग में बिठा लेना बिल्कुल ही, कि 263 में क्या बताया गया, अंतर्राज्यीय परिषद बताया गया। प्रश्न पूछेगा इस बार किसी ना किसी एग्जाम में, जल्दी से जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनमें प्रश्न ये पूछेगा ही, क्योंकि इसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। इसी तरीके से प्रशासकीय शक्तियां प्राप्त हैं, इसी में कार्यकारी शक्तियों में ही एक आती है प्रशासकीय शक्तियां। प्रशासक होता है ये कहाँ का, अनुसूचित क्षेत्रों का, प्रशासकीय शक्ति होती है इसमें। और ये प्रशासक होता है कहाँ का, प्रशासक होता है अनुसूचित क्षेत्र, जाति नहीं, और
अनुसूचित, हर जगह जाति दिखाई देती है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का, ठीक है, जिसके बारे में जिक्र किस में किया गया है, किस अनुसूची में बात की गई है इसकी, अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित भी कर सकता है, ये पावर होती है उसके पास। और भाग अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के विषय में बताया गया है कि वहां पर अगर कोई कानून लागू होता है, किसी भी तरीके कानून बनता है, तो वह राष्ट्रपति के माध्यम से ही लागू होगा। राष्ट्रपति जी को पहले पता होना चाहिए कि वहां पे, और राष्ट्रपति वहां के लिए कुछ नियम और कानून भी बना सकते हैं उस क्षेत्रों के लिए। और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करना, उग्रवाद हो तो वहां पे शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, या फिर बहुत ही पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है तो उन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों को राज्य से अलग, यानी कि एक तरीके से कहा जाता है राज्यों का पूरा कंट्रोल नहीं होता है, राज्यों से थोड़ा सा अलग जो है राष्ट्रपति का पूरा कंट्रोल होता है, एक तरीके से सेंट्रल कंट्रोल होता है राष्ट्रपति का। और वह अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया। उसका प्रशासक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और वह किसी क्षेत्र को, देश के किसी क्षेत्र को अगर राष्ट्रपति को लगता है कि पर्टिकुलर ये एरिया, ये रीजन, राज्य नहीं होगा, राज्य में भी कोई क्षेत्र होगा, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये अनुसूचित क्षेत्र होना चाहिए, इसकी जो पूरा जो कार्यवाही या काम है वो हमारे पास हो, जैसे नक्सलवाद वाले एरियाज हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अशांति फैली हुई है, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए सरकार का जो सर्वोच्च है या फिर सेना का जो सर्वोच्च कमांडर है उसका नियंत्रण, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है हमारी सेना का, राष्ट्रपति होता है, वो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रशासनिक शक्तियां इसको प्रदान की गई है, जो कि संविधान की 5वीं अनुसूची में है। और ये संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत इनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। भाग 10 में भी जो अनुच्छेद 244 है उसमें ये बात बोली गई है। देखिए आप देखेंगे कि भाग अनुसूची जो 6 है, अनुसूची 6 में कुछ जो जनजातीय क्षेत्रों को, कुछ 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया, तो वो भी 244 में ही आते हैं, 275 तक आते हैं, वो 275 244 में आते हैं, जिसमें AMTM है, वो तो अनुसूची 6 की बात है, वहाँ नहीं जाएंगे। प्रशासकीय शक्तियाँ दी गई हैं, प्रशासक होता है वो कहाँ का, अनुसूचित क्षेत्रों का, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का। और ये कैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करनी हो, या कुछ पिछड़े इलाके जनजातीय क्षेत्र हैं उनको एक विशेष दर्जा देना हो, तो राष्ट्रपति जी के कंट्रोल में सीधे होता है, जिसका जिक्र किसमें किया गया, अनुसूची 5 में किया गया है। भाग 10 के 244 अनुच्छेद में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्रपति को विधि आयोग को गठित करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति जो है विधि आयोग का गठन करते हैं, विधि आयोग कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, वित्त आयोग का, ठीक है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, किसका गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। देखिए बोलते बोलते जो है ना फ्लो में कुछ चीजें निकल जाती हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी निकल जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उसे मैं ठीक कर लूं। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मैंने फ्लो में कुछ चीज़ें बोल दी हैं या थोड़ा सा रिवर्स बोल दिया, उल्टा बोल दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए मुझे, ठीक है, कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है। क्योंकि फ्लो में हम बोलते बोलते जो है बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं ऐसी जो गलत हो, लेकिन बहुत सी नहीं निकलेंगी, इस बात की भी मैं कह सकता हूँ, सारी चीज़ें सही ही होती हैं, लेकिन फ्लो में निकल जाता है। वित्त आयोग, जैसे वित्त आयोग को मैंने विधि आयोग बोल दिया, तो वहाँ पे घबराइएगा नहीं, समझ लीजिएगा। तो वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और ये गठन कब किया जाता है, ये गठन किया जाता है हर 5 वर्ष पर, है ना, हर 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है, या फिर आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पर 5 वर्ष से पहले भी, 5 वर्ष से पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। किसका, वित्त आयोग का। वित्त आयोग का काम क्या होता है, वित्त आयोग का काम होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का वितरण, वित्त का वितरण, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, और राज्यों के मध्य, है ना, राज्य के बीच में भी वित्त का वितरण, की किस राज्य को कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए।
इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। किस में किया गया है? वित्त आयोग का जो का कंसेप्ट है वो किस में बताया गया है? भाग 12 के अनुच्छेद 280 में बताया गया है। तो अभी जो वर्तमान में वित्त आयोग है, वर्तमान जो वित्त आयोग है वो कौन सा वित्त आयोग है? तो ये 15वां वित्त आयोग है अभी वर्तमान में जो है वित्त आयोग। और इसकी रिपोर्ट ये कब से कब तक रहेगा? 2021 से 2025 तक। इस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान वित्त आयोग के? NK सिंह। NK सिंह जो है वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था 2017 में। ये समय से पहले कर दिया गया था। इसका जो टाइम होता वो क्या होता? 2020 होता, लेकिन 2017 में राष्ट्रपति जी को लगा कि आवश्यकता इसकी पहले है तो वो पहले भी कर सकते हैं, तो 5 वर्ष से पहले भी इसकी स्थापना कर दी गई। और 2020 में इसने अपनी रिपोर्ट की अंतिम रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट के ये रिपोर्ट जो लागू होगी वित्त आयोग की वो 2021 से 2025 तक चालू रहेगी। तो NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। पहला जो वित्त आयोग था, प्रथम वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था, और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 1952 से 1957 तक लागू हुई, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे KC नियोगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने और समझने को भी मिल रही हुई, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो शक्तियाँ तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ें मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस वजह से ही बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पुटअप कर लिए जाते हैं। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो ये होती हैं। ये कुछ कार्यकारी शक्तियाँ हैं किसकी? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ हैं। इसके बाद जो विधायी शक्तियाँ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। और इसके साथ ही जो इसके आगे की जो शक्तियाँ हैं उस पर भी हम आगे अगली क्लास में अच्छे से समझेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कार्यकारी शक्तियाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण पक्ष है वित्त आयोग है उसका वर्तमान कंडीशन क्या है वो सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं यही कहूँगा कि आप लोग रेगुलर क्लास के साथ बने रहें ताकि आप लोगों का ज्ञान बढ़ता रहे। और अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, 263 आर्टिकल, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग ध्यान रखिए। तो इसी के साथ ही क्लास के साथ साथ बने रहिए। और मुझे लगता है कि जो है अभी काफ़ी समय भी हो गया, तो पीछे चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। जो लोग रेगुलर एक पंक्चुअलिटी, एक डिसिप्लिन के साथ क्लासें देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन जो लोग टालने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि भाई टालने वाला समय नहीं है, क्योंकि कंपटीशन आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर 10 पदों पर भी वैकेंसी आती है तो उस पर 10 लाख तक का फॉर्म भरा जाएगा। तो अपने कंपटीशन को ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपने तैयारी को मजबूत रखिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।